हेलो दोस्तों, मैं शुक्ला आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में एक स्टडी नोट्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आपके लिए एक लिखित मॉडल पेपर है जो शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक हो, क्योंकि जो अब बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जाने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि ऐसे मॉडल पेपर में बार बार नहीं बनाया जाता है और ये आपके जो मॉडल पेपर है ये आपके पेपर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में वही मॉडल पेपर तैयार किया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो आपको लास्ट टाइम तक देखा जाए तो ये आपके क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर उठाएं तो उसमें भी आपको इंक्लूड होता है और यही क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि जो ये आपके मॉडल पेपर हैं इसके अंतर्गत के जो क्वेश्चन आपके मिलेंगे वो आपके पेपर में ये 100 to 100% आपको पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग देर ना करें, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे और बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि ऐसे में आप लोग को थोड़ा दिक्कत तो ज़रूर आएगी, क्योंकि ऐसे इस तरीके से कैसे करना है क्वेश्चंस को, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर की तरफ। दोस्तों तो आपका जो पेपर है कुछ इस तरीके से है, यानी कि बीए प्रथम सेमेस्टर यानी कि बीए प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र 2022-23 प्रश्न पत्र आपका है जो शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा यानी कि शिक्षा की वैचारिक जो रूपरेखा है। खंड आ सेक्शन ए में आपको मिलेंगे नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। पहला का फर्स्ट आपका आता है दोस्तों, बात करें तो आपका शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति है क्या, इसमें शिक्षा की प्रकृति के बारे में ज़रूर बताएंगे। थोड़ा बहुत आप लोग जानकारी प्राप्त कर लें कि शिक्षा की प्रकृति होती क्या है। आप लोग हेडिंग में लिखेंगे शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी कि शिक्षा जो मनुष्य के विकास है उसकी जो पूर्णता अभिव्यक्ति है। शिक्षा के द्वारा ही इच्छा शक्ति की धारा पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अतः शिक्षा की प्रकृति में निम्न बिंदुओं में सम्मिलित कर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला तो आपका शिक्षा अनुभव का सतत पुनर्गठन है और दूसरा आपका आता है दोस्तों, यानी कि पहला क्या आता है आपका, पहला आपका आता है, बात करें पहला आपका आता है तो शिक्षा अनुभव का सतत पुनर्गठन है और दूसरा आपका आता है शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास है। फिर तीसरा आपका आता है शिक्षा संयोजन की प्रक्रिया है। चौथा फिर आपका आता है शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। फिर आपका आता है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो ये शिक्षा की क्या है दोस्तों, ये आपकी प्रकृति है शिक्षा की। तो इस तरीके से आप लोग को मैंने शिक्षा की प्रकृति के बारे में बताया। अब बात करेंगे आपके सेकंड क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट पहले का आप सेकंड क्वेश्चन है बाल श्रम। बाल श्रम के उन्मूलन, बाल श्रम के उन्मूलन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताते हैं। इसमें आपको लिखना है कि घरेलू काम, सड़कों, ढाबों, होटलों आदि में बाल मजदूरी पर सरकारी प्रतिबंध लागू किया गया है। बाल श्रम में उन्मूलन और विनियमन अधिनियम वो जो है 1986 के अंतर्गत 13 उद्योगों को बाल श्रम यानी कि बाल श्रम कानून के प्रतिबंध में रखा गया है। इससे तात्पर्य है कि 14 वर्ष के यानी कि 14 वर्ष के आयु वालों के लिए सरकार ने 57 उत्पादन प्रक्रियाओं और 15 व्यवसायों को प्रतिबंधित कर दिया है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी बच्चे को काम पे रखता है तो उसे कम से कम 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक कारावास हो सकता है या कम से कम 10,000 रुपये या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है। तो ये आपका बाल श्रम के उन्मूलन है। अब बात करेंगे समुदाय का अर्थ।
समुदाय का अर्थ क्या होता है, हम आपको समुदाय के अर्थ के बारे में बताएंगे। आप लोग लिखेंगे समुदाय के अर्थ में, समुदाय समाज का वह भाग, यानी कि समुदाय समाज का वह भाग अथवा समूह है जिसके सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। इसके सभी सदस्य एकत्व की भावना रखते हैं। इस समूह में, यानी कि इस समूह में सामाजिक जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित किए जा सकते हैं, यानी कि जो इसके जीवन के सभी पक्ष हैं उसको हम लोग सम्मिलित करते हैं, यानी कि एकजुट कर सकते हैं। अगर इसे अपने भाषा में बोले तो जो समुदाय है, यानी कि समाज के जो जाति वर्ग के लोग होते हैं, समुदाय के वर्गों के होते हैं, वो एक समूह के अंतर्गत आते हैं जिसके सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि उनकी अलग भौगोलिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें रहते हैं, और इसके सभी सदस्य एकत्व का भावना रखते हैं, यानी कि एकत्व का मतलब होता है अलग अलग तरीके से भावनाएं रखते हैं। अब आपका आता है दोस्तों जनसंचार में क्या, यानी कि जनसंचार का शिक्षा में क्या स्थान है। जनसंचार में शिक्षा यानी कि शिक्षा का क्या स्थान है। यहाँ में आपको थोड़ा बहुत लिखना होगा कि जनसंचार के माध्यम तथा शिक्षा। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे कि जनसंचार के माध्यमों का अर्थ है वे माध्यम जो सूचना तकनीकी की देन है तथा जिनका प्रभाव जन जन तक एक ही समय पर में पड़ता है। इन माध्यमों में आते हैं समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा चलचित्र। सभी व्यक्तियों तथा सूचना, समाचार, विचारों, टीका यानी कि टीका टिप्पणियों, चित्रों और ऐसी अन्याय सूचनाओं को संप्रेषित करने के साधनों के रूप में समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये आपका जनसंचार के माध्यम से साधनों की शिक्षा है उसको मैं बता रहा था। अब आपका पहला आता है इसमें, यहाँ पे आपको पहले लिखना है, आपको इसमें यहाँ पे पहला आपको लिखना है कि राष्ट्रीय एकीकरण समझ का विकास करना। दूसरा आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना। तीसरा आपका आता है सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रवृत्ति विकसित करना। फिर चौथा आपका आता है स्वस्थ, यानी कि चौथा आपका आता है स्वस्थ संबंधी ज्ञान, कौशल तथा भाव का विकास करना। फिर आपका पांचवा आता है स्वच्छ वातावरण संबंधी रुचि उत्पन्न करना। फिर सातवां आपका सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। तो ये आपका जनसंचार के माध्यम से शिक्षा का क्या स्थान है। तो ये आपके शिक्षा के बारे में मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में शिक्षा की असमानताएं, यानी कि भारत में शिक्षा का असमानताएं के बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा बताएंगे। अब शिक्षा में असमानता का अर्थ होता है दोस्तों विभिन्न व्यक्तियों के बीच शैक्षिक अवसरों समानता का न होना है। शैक्षिक अवसरों की समानता का संप्रत्यय मूलतः समतावादी, प्रजातांत्रिक, समाजवादी दर्शन की उपज है, यानी कि ये तीन आपके यहाँ पे उपज है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अवधारणा बहुत पुरानी है। अरस्तु तथा वेदांत दर्शन ने अनुपातिक समानता के सिद्धांत के द्वारा यानी कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार प्रतिष्ठित की ओर, यानी कि इसकी प्रतिष्ठित करने की बात सुनाई। हाब्स, लाके, रूसो तथा वॉल्टेयर जैसे दार्शनिकों ने समानता की विचारधारा और अधिक मुखारित किया। 18वीं शताब्दी में अमेरिकी फ्रेंच क्रांति समानता भ्रातृत्व स्वतंत्रता के नारों का फलस्वरूप पनपी। तो ये अब इनकी भारत में जो शिक्षा की व्याप्त असमानताएं थी उसके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के प्रभाव, यानी कि यहाँ पे आपको औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा के प्रभाव के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। इसमें यहाँ पे आपको लिखना है कि परिवार तथा स्कूल की भांति समुदाय और बालक की शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। चूँकि स्वभाव में मानव समाज प्राणी है, इसलिए उसने 10 वर्षों के अनुभवों, यानी कि
10 वर्षों के अनुभवों से सीख लिया है कि व्यक्तित्व तथा सामूहिक क्रियाओं का सर्वोत्तम रूप विकास समुदाय द्वारा ही किया जा सकता है। यहाँ पे आपको प्रत्येक समुदाय बालक पर औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के प्रभाव डालता है। नीचे लिखी पंक्तियों में बालक के समुदाय के प्रभाव का विवरण दिया। पहला तो आपका आता है इसमें दोस्तों, पहला क्या है कि शारीरिक विकास का प्रभाव, दूसरा आपका आता है मानसिक विकास पर प्रभाव, तीसरा आपका आता है सामाजिक विकास पर प्रभाव, चौथा आपका आता है दोस्तों सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव, पांचवा आपका है चारित्रिक तथा नैतिक विकास पर प्रभाव, फिर छठवां आपका आता है व्यावसायिक विकास का प्रभाव। यानी कि ये आपके जो औपचारिक तथा अनौपचारिक असमानताएं हैं उसमें आपको ये चीज़ें बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अब आपको बताएंगे यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य। यहाँ पे आपको क्या बताएंगे दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में क्या लिखना है आपको कि शिक्षा के उद्देश्य नित्य एवं शाश्वत है। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति एवं समाज तथा राष्ट्र का हित कर सके। शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला तो आपका था शारीरिक विकास। पहला क्या आता है आपका दोस्तों, शारीरिक विकास। दूसरा आपका आता है मानसिक विकास। तीसरा आपका आता है चारित्रिक विकास। चौथा आपका आता है दोस्तों आध्यात्मिक विकास। फिर पांचवा आपका आता है व्यावसायिक गुणों का विकास। फिर छठवां आपका आता है सांस्कृतिक विकास। फिर सातवां आपका आता है दोस्तों व्यक्तित्व का विकास। फिर आपका आठवां आता है कुप्रथाओं यानी कि कुप्रथाओं के अंत के लिए अनावश्यक। फिर आपका आता है नौवां धार्मिक समस्याओं का समाधान। फिर आता है अनुशासन के गुणों का विकास। 11वां आपका आता है। 12वां आपका आता है राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक। और उसके में फिर 12वां आपका आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं के लिए आवश्यक। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पे यानी कि शिक्षा के जो उद्देश्य है उसके बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बताया। अब बात करेंगे यानी कि मूल्यों का क्या अर्थ है। यानी कि इसमें आपको हम मूल्यों का क्या अर्थ है कुछ इसमें आपको बताएंगे मूल्यों का क्या अर्थ है। अब मूल्यों का अर्थ समझ लीजिए कि मूल्य वह प्रक्रिया है, यानी कि मूल्य वह प्रक्रिया है जो हमारे समाज में रहकर दूसरों के साथ व्यवहार या आचरण करना सिखाते हैं। हम यानी कि यह हमें जीने की तरीका व सही गलत की पहचान करना सिखाते हैं। इसमें आपका समाज के मूल्य के स्थिर नहीं होते हुए बदलते रहते हैं। मूल्य किसी आदमी की वस्तु के उस गुण की ओर संकेत करता है जो वस्तु या व्यक्ति का महत्वपूर्ण आदरणीय बनाता है। पहला तो आपका आता है दोस्तों इसमें कि विचार विश्वास तथा प्रत्येक रूप में ही मूल्य है। और दूसरा आपका आता है इसमें मूल्य व्यक्ति का संस्कृति के अनुरूप होते हैं। तो ये आपके जो 2 पॉइंट हैं ये आपके मूल्य का अर्थ समझाते हैं। यानी कि विचार पहला तो आपका आता है क्या, पहला आपका आता है विचार विश्वास था प्रत्यय रूप ही मूल्य है। और दूसरा आपका आता है कि मूल्य व्यक्ति की यानी कि मूल्य व्यक्ति की संस्कृति के अनुरूप होते हैं। अब आपका आता है दोस्तों 9वां क्वेश्चन रूसो की शिक्षा दर्शन। यानी कि रूसो की शिक्षा दर्शन क्या है यहाँ पे आपको बता। अब यहाँ पे जो रूसो का शिक्षा दर्शन है, रूसो का यह मानना था कि बालक को कभी नकारना नहीं चाहिए। यानी कि बालक को कभी नकारना नहीं चाहिए। उसके एमाइल ने यूरोप के बच्चों को जागरूक किया। वह बालक को परिवार समाज एवं स्कूल से दूर रखना चाहता था। वह प्रचलित स्कूली शिक्षा के विरुद्ध बच्चे को मानवीय प्रकृति की शिक्षा का आधार बनाना चाहता था। वह समाज के बुरे रीति रिवाजों से अत्यधिक क्षुब्ध था और वह बालक का सामाजिक कृत्रिमता से दूर रखना था। उसके अनुसार शिक्षा के 3 प्रमुख स्रोत हैं। पहला तो आपका क्या है दोस्तों
पहला प्रकृति से शिक्षा, फिर दूसरा है आपका, यानी कि दूसरा आपका आता है इसमें मनुष्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा, और तीसरा आपका आता है इसमें परिस्थितियों में से शिक्षा। तो ये 3 शिक्षा जो आपके होते हैं, यानी कि प्रकृति से शिक्षा और मनुष्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा और परिस्थितियों से शिक्षा। तो ये रूसों के जो दर्शन शिक्षा यानी कि दर्शन शिक्षा से प्राप्त हुआ है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझने में थोड़ा कठिनाई आएगी। तो आपको थोड़ा समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं आपके पेपर में। अब बात करेंगे जय कृष्णा, यानी कि यहाँ पे आपको जय कृष्णा मूर्ति संबंधी विचार, यानी कि संबंधी क्या विचार थे। जय कृष्णा मूर्ति सिंझा के विचार निम्नलिखित थे। कौन कौन से निम्नलिखित थे, आइए आपको बताते हैं। इसमें जय कृष्णा मूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है लोगों को जीवन में कामयाब होने, यानी कि उनके जीवन में कामयाब होने के लिए तैयार करना। ऐसा तभी संभव है जब छात्र स्वतंत्र महसूस करेंगे या समाज हिंसक और भ्रष्टाचार से पूर्ण है। अगर छात्रों को सोचने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो वे भ्रष्ट और हिंसक बनेंगे। उन्हें सोचने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे समाज में हो रहे गलत कार्यों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और यानी कि कृष्णामूर्ति जी के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मात्र छात्रों का व्यवसाय चुनने के लिए तैयार करना नहीं। अगर शिक्षा को छात्रों के जीवन समझने के सहायक नहीं होता है तब वह क्या होता है, निरर्थक होता है। अब आपका सेक्शन ए यहाँ पे ख़त्म हुआ, सेक्शन ए आपके कंप्लीट करवाया। अब आपका आता है दोस्तों सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन ए से सारे आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया यहाँ पे। दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें मैंने बताया कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन हैं, यानी 10 क्वेश्चन थे। ये आपके 2-2 नंबर के होते हैं और ये आपको समझने में थोड़ा आसानी नहीं होता है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन टफ होते हैं। तो ये आपका सिर्फ एजुकेशन ले रखे हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो, ये चीज़ें मैं समझता हूँ उनकी भावनाओं को, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लाजवाब हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछे थे। जरूर देखिए ज़रूर। अब आपका आता है खंडवा सेक्शन बी में। यानी दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को जरूर लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी छात्राओं के लिए ज़रूरतमंद ये वीडियो है क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आपका आता है खंडवा से नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के उद्योग की चर्चा करें, यानी कि भारत में आधुनिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब आधुनिकता का अर्थ क्या है आइए आपको बताते हैं कि आधुनिकीकरण को हम ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित करते हैं जिससे कि एक समाज, संस्था अथवा व्यक्ति आधुनिक या नए समझे जाने वाले मूल्यों, विचारों, दृष्टिकोणों, संरचनाओं व संगठनों को अपनाने का प्रयास करे। यह एक व्यवहारिक काम है, यानी क्या है यह एक व्यवहारिक क्रम है जिसके माध्यम से कम विकसित देश विकसित देशों के उपलब्धि एवं क्रियाविधि के मापकों को अपने राष्ट्रीय जीवन में उतारते हैं और इस क्रम के लिए व्यक्ति और समाज को कुछ नवीन संरचनात्मक परिवर्तनों से होकर गुजरना पड़ता है। आधुनिक विकसित देशों की भांति आधुनिक जीवन में सफलतापूर्वक रहकर काम कर सकने के लिए एक व्यक्ति में कई गुणों का होना आवश्यक है। यानी आधुनिक प्रौद्योगिकी को जटिल यानी कि नौकरशाही वाली व्यवस्था में एक व्यक्ति को समाज के आधुनिक संगठन से रोजगार ढूंढने के लिए कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए। फिर आपका आता है इसमें आपका जो पहला आपका था क्या, पहला आपका आता है संस्थात्मक परिवर्तन, यानी कि संस्थात्मक परिवर्तन। समाज में कुछ संस्थात्मक परिवर्तन व्यक्ति के साथ आवश्यक है। विकासशील समाज विज्ञान एवं तकनीकी से आधुनिक तत्वों को आधार बनाकर विकास करना चाहता है और इसके लिए वह उदाहरण स्वरूप आधुनिकतम विकसित राष्ट्रों की ओर देखता है। लेकिन विकसित राष्ट्रों में टेक्नोलॉजी को लेकर यानी कि पाबंद नहीं लगाया गया है, उसके लिए विकास से पहले शर्तों को पूरा होना आवश्यक है। फिर आपका दूसरा आता है इसमें कि शिक्षा व आधुनिकीकरण। अब शिक्षा व आधुनिकीकरण में थोड़ा बताएंगे। शिक्षा आधुनिकीकरण के लिए एक उचित माध्यम है। शिक्षा से आकांक्षाएं बढ़ती हैं, मानसिक विकास होता है और जिससे व्यक्ति खुले दिमाग से सोच सकता है तथा ध्यान केंद्रित कर सकता है।
शिक्षा जीवन स्तर का ऊंचा उठाने के लिए इच्छा उत्पन्न करती है और आकांक्षाएं बढ़ती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए समस्याएं होती हैं। अब आपका आता है दूसरा, यानी कि इसके उद्देश्य जो हैं, यानी कि इसके उद्देश्य के बारे में बताएंगे कि पहला उद्देश्य इसका है, पहला है संतुलित व सही चिंतन, दूसरा उच्च स्तरीय उपलब्धियां, फिर तीसरा आता है उचित कल्पनाएं, चौथा आपका आता है दोस्तों, चौथा में आप लिखेंगे कि नवीन दृष्टिकोण, और पांचवें में आप लिखेंगे संतोष एवं सहन शक्ति। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, यानी कि तीसरा, शिक्षा किस प्रकार समाज में परिवर्तन लाती है। शिक्षा किस प्रकार समाज में परिवर्तन लाती है, यहाँ पे आपको बताएंगे हम। यहाँ पे आपको लिखेंगे कि कौन सी शिक्षा प्राप्त करें, यानी कि शिक्षा संबंधी निर्णय को हम यानी कि कई बार हमारी सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराएं प्रभावित करती हैं। कुछ समूहों एवं कुछ प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे गांव में लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, जबकि लड़कों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के बहुत कम बच्चों को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। कई बार विद्यालय को संस्कृति और प्रकृति व लोकाचार की समस्या पिछड़ी जाति के बच्चों के स्कूल जाने को रोकती है या हतोत्साहित करती है। बहुत से माता पिता आज भी सह शिक्षा संस्थाओं में लड़कियों को भेजने में संकोच करते हैं, और विशेष रूप से वे ऐसी संस्थाओं में से विमुख हैं जिनसे यानी कि कोई स्त्री शिक्षक नहीं है। यानी छपरा और मैथ्यू 1986 बुनियादी तौर से शिक्षा का उद्देश्य सामर्थ्य का विकास करना, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी औपचारिक ज्ञान का हस्तांतरण हो सके। पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जनजातियों व जनजातियों के समूहों की वर्गों के लिए लाभ नहीं हुआ व एकात्मक की जगहों में असमानता बढ़ी। अहमद व नूना 1987 ने शिक्षा व विकास के बीच विभाजन इसका कारण माना है। उनके अनुसार शिक्षा प्राप्त करने वाले उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे निर्धन हैं और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, क्योंकि इनकी इससे उनकी आय की हानि होते हुए निर्धन हैं, क्योंकि वे कौशलों के अभाव से संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। समुदाय के कमज़ोर वर्गों का ज्ञान शिक्षा संस्थाओं में पहुंच रोकी गई, क्योंकि विविध प्रकार की अस्तपरक संक्रियाओं में अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं समझी जाती। अब आपको यहाँ पे बताएंगे कि बाल श्रम के उन्मूलन के बिना शिक्षा का मौलिक अधिकार अधूरा क्यों है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, यानी कि घरेलू काम, सड़कों, ढाबों, होटलों आदि यानी कि होटलों आदि में बाल मजदूरी पर सरकारी प्रतिबंध लागू किया जाना, बाल श्रम उन्मूलन और अधिनियम 1986 के अंतर्गत 13 उद्योगों का बाल श्रम कानून ने 57 उत्पादन क्रियाओं और 15 व्यावसायिक प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के उपबंध का उल्लंघन करते हुए किसी बच्चे को काम पर रखता है तो उससे कम से कम 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक का कारावास या कम से कम 10,000 रुपये या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दंड दिया जाता है। ये कम से कितने वर्ष के? 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए ये सरकार ने प्रतिबंध लगाया। अब आप बात करेंगे कि बाल श्रम के विविध रूप, यानी कि बाल श्रम के यहाँ पे आपको विभिन्न रूप में बताएंगे थोड़ा बहुत। बाल श्रम में अपने से निरीह एवं निरपवाद शब्द है, किंतु जब ये दोनों मिलकर बाल श्रम बन जाते हैं तो एक विकट सामाजिक बुराई रूप ले लेते हैं। बाल श्रम निम्न क्षेत्रों में अधिक रूप से लगाया जाता है,
का आपका था असंगठित क्षेत्र, होटल, ढाबा, फैक्ट्री और दुकान, ऑटो वर्कशॉप, अखबार बेचना, कोयला, कचरा चुनना, फिर खेती बाड़ी, घर में नौकर का काम आदि। खा नंबर में आपका आता है संगठित क्षेत्र, कालीन बुनाई, दिया सलाई, आतिशबाजी, हथकरघा, चमड़ा, कांच, भवन आदि, पत्थर खदान वाला, ताला उद्योग आदि, ये आपके आते हैं। फिर आपका संविधान का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में बाल श्रम पर जो रोक लगाई है, हमारे मौलिक अधिकारों में अध्याय 3 के अंतर्गत 23 के अंतर्गत बेगार व निषेध लगा दिया गया है। अनुच्छेद 24 में प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष से कम, यानी कि अनुच्छेद जरूर देखिए कि आर्टिकल नंबर 14, यानी कि आर्टिकल नंबर यहाँ पे आर्टिकल नंबर 24 में प्रावधान लगाया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को कारखाने में या खदान या किसी खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 39, यानी कि अनुच्छेद 39 प्रावधान है कि राज्य किसी सुविधाओं व अवसरों में व्यवस्था करेगा जिससे बच्चे स्वतंत्रता एवं सामान के साथ साथ स्वस्थ तरीके से विकसित हो तथा उनका बचपन जवानी शोषण व नैतिकता तथा भौतिक परित्याग से सुरक्षित हो। 14 वर्ष से कम वाले व्यक्ति को एक बच्चा कहा जाता है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह अत्यंत बहुमूल्य संसाधन है। अगर बाल्यावस्था में कोई कार्य करता है तो उसे निम्न प्रकार से नज़र आते हैं। पहला तो आपका आता है वृद्धि नज़र आने लगता है, उसकी वृद्धि सही ढंग से नहीं होती है, वह रोगों की चपेट में शीघ्र आ जाता है, उसका बचपन कहीं खो जाता है और बचपन से संबंधित खुशियाँ उसे प्राप्त नहीं होती है। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो इसमें आपका आता है शिक्षा एवं साक्षरता एक दूसरे की पर्यायवाची हैं, संक्षिप्त विवरण दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है कि शिक्षा एवं साक्षरता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिक्षा का सामान्य अर्थों में एक विकास की प्रक्रिया मानते हैं। यह प्रक्रिया वो आपका क्या है, रचनात्मक है और क्या है, सृजनात्मक होती है। इसके माध्यम से हम बालक या व्यक्ति के व्यवहार को सुधारने और जीवन के लक्ष्यों को पाने का प्रयास करते हैं। शिक्षा ही व्यक्ति को सभ्य बनाती है और उसमें मानवीय गुणों का विकास करती है। शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है, जिससे वह सद्गुणी का पहचान कर सकता है। यही कारण है कि शिक्षा से वंचित मनुष्य के पशु के समान माना गया है। किसके समान माना गया है, पशु के समान माना गया है। शिक्षा व्यक्ति के अंदर छिपी व्यक्तियों को बाहर निकालने वाली और व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचा बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। पेस्टोलॉजी के शब्दों में शिक्षा मनुष्य में जन्मजात शक्तियों और स्वाभाविक संतुलित प्रगतिशील है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बताएंगे इसकी शिक्षा की चुनौतियाँ। नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नामक दस्तावेज तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्णचंद्र पंत ने लिखा है कि विगत 2 वर्षों यानी 2 दशकों के विकास हेतु दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वांछित सुधार नहीं हुए और 1968 ईस्वी में, यानी कि 1968 ईस्वी में अपनाई गई कि शिक्षा में उन धारणाओं के विदेश जोड़ दिया गया था जो अनुरूप से साधन उपलब्ध हुए और ना ही शिक्षा के स्वरूप व फेरबदल किया जाए जिसकी आवश्यकता है नीति बताई गई थी। यदि साधनों की कमी और संस्थागत परिवर्तन के विरोध के कारण शिक्षा तंत्र इस तरह कुंठित न हो गया तो आज की शिक्षा की तस्वीर गुणात्मक दृष्टि से कुछ और ही होती। इसके अतिरिक्त शैक्षिक नियोजन प्रबंधक तथा शिक्षक अधिक उद्देश्यपूर्ण भाव तथा आत्मविश्वास के साथ कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं। आज शिक्षा की पहली वरीयता जरूरी देने की ज़रूरत है और इससे पहले कि सब कुछ शून्य में विलीन हो जाए, हमें शिक्षकों को मानकों को पुनः स्थापित करने के लिए कमर कसनी पड़ेगी। ऐसा तभी संभव है जब वर्तमान सभी शिक्षा के स्तरों का उन्नयन किया जाए। अब आपका आता है दोस्तों छठवां प्रश्न कि शिक्षा समाज का, यानी कि शिक्षा जो है वो समाज का एक उप
सामाजिक प्रणाली है। ये आपको मैंने यहाँ पे शिक्षा के बारे में बताया। यहाँ पे आपको लिखना है कि शिक्षा, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षा एक मुख्य रूप से कार्य व्यक्ति को समाज और राष्ट्रहित की दृष्टि से एक नेक नागरिक बनाना है। मनुष्य जन्म से सभ्य नहीं होता है, यानी कि शिक्षा उसके आचरण को सुधार कर उसे सभ्य बनाती है, लिखना पढ़ना सिखाती है। ऐसे यानी कि शिक्षा व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान की राशि में परिचित कराती है, जो अब तक मानव जाति का ने वंचित किया है, और उनकी सभ्यता और संस्कृति का आधार शिक्षित है, यानी कि आधार है। शिक्षित व्यक्ति को सभी स्थानों पर सम्मान होता है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की प्रगति और उन्नति में सहायक होता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति में अच्छी आदतों और मानवीय गुणों का विकास होता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री यानी कि फ्रोबेल का कहना है कि अतिरिक्त शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। शिक्षा के अभाव में शक्तियाँ अविकसित रह जाती हैं। शिक्षा में वस्तु यानी कि शिक्षा ही विकास है। शिक्षा के जीवन शिक्षा व्यक्तियों को भिन्न भिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने सहायक सिद्ध होते हैं, ताकि जीविकोपार्जन कर सके। समाज के कुछ लोग शिक्षा को ही जीवन यानी कि जीविकोपार्जन का साधन बना लेते हैं। शिक्षा में नैतिकता का समावेश करके व्यक्ति विभिन्न गुणों, जैसे आपका सत्य हो गया, प्रेम हो गया, सद्भावना, यानी कि त्याग, अहिंसा, सहयोग, सहनशीलता, भाईचारा और विश्व बंधुत्व भावना का विकास होता है। इन गुणों के विकास से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। इससे उसको सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होते हैं। इससे यानी कि इस प्रकार शिक्षा मानव जाति के प्रकृति और आध्यात्मिक उपयोग करना सिखाती है, और साथ ही साथ इस बात की प्रेरणा देते हैं कि व्यक्ति समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को यानी कि कर्तव्यनिष्ठ होकर निभाएं। फिर आपका आता है, इस तरीके से सेक्शन भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। ये आपका खंडसार रहा। नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा आपका। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि समुदाय का अर्थ क्या है। एक समुदाय अपने बालकों की शिक्षा के लिए क्या कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपको यानी कि नोट्स के तौर पे आपको अपलोड करा दिया है। आप जो लोग ज़रूर देखें वीडियो को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है कि बड़े हैं और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग अपने से खुद से पढ़ेंगे। तो यानी कि मैंने आपको नोट्स ज़रूर पढ़ाया है, तो एक बार ज़रूर देखिए वीडियो को। और वीडियो को आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मैं दोस्तों फिर एक बार कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, जो है आपका 8वां नंबर कि संचार, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि जनसंचार के माध्यम से, यानी कि जनसंचार के माध्यम से अथवा साधनों की शिक्षा में क्या स्थान है। 9वां नंबर आपका जॉन ड्यूबी के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य को समझाइए। 10वां क्वेश्चन आपका शिक्षा पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फिर 11वां को संविधान के 86वें संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार का कथन लिखिए एवं राज्य तथा समाज के लिए इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बताया। और दोस्तों ये आपका चौराहा BA थर्ड ईयर, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है BA थर्ड ईयर 2022 भूगोल। ये आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप लोग ज़रूर देखते रहिए। तो ये आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर तभी बताया कि आप लोग ज़रूर देखते रहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे आपको दूसरे वाले क्वेश्चन पे, यानी इसमें आपको कहाँ फॉल्ट आया है। यहाँ पे आप लोग चौथा क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं, बाल श्रम के उन्मूलन के बिना शिक्षा यानी कि चेतना कर सकती है, ये शिक्षा की मौलिक अधिकार का अधूरा है। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा, क्योंकि अलग क्वेश्चन और बार बार जो पेपर में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं अपडेट कराऊंगा। तो आप लोग ज़रूर सॉल्व करते जाइए और अच्छे से पढ़ते जाइए दोस्तों। तो अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मस्त रहिए और अच्छे से दबा के पढ़िए।